students. So from today we are going to start our new unit, or we can say the last unit in zoology, and in that unit we will start the first chapter, that is human health and disease. ठीक है, तो आज से हम एक नया यूनिट और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, that is your human health and disease. That is the first chapter of this unit, and this is the last unit of zoology syllabus. So let's start. Health and disease. सबसे पहले आपको यहाँ चैप्टर के नाम से पता चल रहा होगा कि हेल्थ एंड डिजीज, तो हम हेल्थ और डिजीज के बारे में बात करेंगे. हम किसको हेल्थ, हम कैसे बोल सकते हैं कि आपने बहुत बार सुना होगा कि सम पर्सन इज हेल्दी और दिस इज हेल्दी. हेल्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हेल्थ का मतलब क्या है. ठीक है, देखिए बेसिकली you can also see on your screen right now there is a definition I have already written on the page, that health may be defined as a state of complete physical, mental, social well-being and not only the absence of disease. तो क्या मतलब हुआ? देखिए कुछ लोगों को लगता है कि हेल्थ का मतलब होता है कि अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो हेल्दी है. ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. हेल्थ का जो डेफिनेशन है उसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, एनीबॉडी, एनी इंडिविजुअल, देखो फर्स्ट कंडीशन तो है ही शुड बी डिजीज फ्री, दैट इज ट्रू. फिजिकली ही शुड बी फिट, लेकिन सिर्फ फिजिकली फिट होने से कोई हेल्दी नहीं हो सकता. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. मान लीजिए कि आपको बहुत सारा प्रॉब्लम है, मान लीजिए कुछ एंजाइटी इश्यू है या कुछ फोबिया है या कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, बट यू आर कंप्लीटली फिजिकली फिट, लेकिन आपको मेंटली प्रॉब्लम है, मेंटली यू आर नॉट हैप्पी, तो क्या आप अपने आप को हेल्दी बोल सकते हो? क्या नहीं बोल सकते हैं. दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोशल. मतलब आप सोचोगे सर सोशल का क्या मतलब हुआ? देखिए आप या मतलब ज्यादातर लोग काफी खुशनसीब है, मतलब बोल सकते दे आर मोस्ट दे आर फॉर्चुनेट पीपल दैट दे हैव नॉट एक्चुअली हैविंग दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इन द सोसाइटी. लेकिन ऐसे लोग हैं, जैसे हम बात करेंगे हमारे इंडिया में अगर देखेंगे कास्ट सिस्टम है, तो उसमें अलग अलग कास्ट के लोगों को अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता है. सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको दूंगा महाराष्ट्र में. मैं एग्जांपल महाराष्ट्र से देना चाहूंगा. सबसे अच्छा है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो यहीं से महाराष्ट्र के ही हैं. तो वो जिस कम्युनिटी से थे, ठीक है, उस कम्युनिटी के लोगों को बहुत ज्यादा नीचा समझा जाता था, बहुत ज्यादा छोटा समझा जाता था सोसाइटी में. तो आप एक इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन को जहां पे एक व्यक्ति को, यहाँ पे एक इंडिविजुअल को, बिकॉज ऑफ हिज बर्थ, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, इफ समवन इज ऑलवेज गेटिंग नेग्लेक्टेड एंड रिजेक्टेड फ्रॉम द सोसाइटी, बाय द सोसाइटी कंटिन्यूअसली थ्रू आउट हिज लाइफ, कैन यू टेल मी, can you imagine that what is the level of stress and mental problem and mental emotionally that particular individual or the group of individual are getting exhausted or exploited every time throughout their life. So that's why that is called social well-being. तो मतलब इंसान को हम we all human beings are social animals. ठीक है, तो हमारा हेल्थ तो मतलब फिजिकली तो हमें फिट होना ही चाहिए, मतलब फिजिकली कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए हमें, और हम मेंटली हम फिट होना चाहिए, इमोशनली फिट होना चाहिए, और सोशली हमें रिकग्निशन मिलना चाहिए. सोशली हम रिजेक्टेड ना हो, सोसाइटी में हम प्रॉपरली रिस्पेक्टेड हो या प्रॉपरली इक्वल राइट्स हम उन्हें मिले, तब जाके जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है उसे हम कह सकते हैं टोटल हेल्दी. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा. हेल्दी मतलब होता है सिर्फ डिजीज फ्री होना नहीं, फिजिकली फिट होना नहीं, मेंटली भी फिट होना, इमोशनली फिट होना, और सोशल स्टेटस जो है वो भी मतलब इक्वलिटी होना चाहिए लाइफ में. ठीक है, एंड देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ मतलब अमीर गरीब, ठीक है, मतलब या फिर हायर कास्ट लोअर कास्ट, इसके बेसिस में जस्टिस नहीं होना चाहिए. जो गलत है वो सबके लिए गलत है, जो सही है वो सबके लिए सही है. दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ. ठीक है, इवन दो द किंग और द हेड ऑफ द स्टेट will be treated equally in front of law. ऐसा होना चाहिए सोसाइटी. ठीक है, तब क्या होगा, सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल जो राइट्स है, इक्वलिटी मिलेगा. तब हम कह सकते हैं कि एवरीवन इन द सोसाइटी इज गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू बी हेल्दी.
ठीक है, तो सिर्फ फिजिकली और इमोशनली या मेंटली हेल्दी होने से भी नहीं होगा, सोशल वेलबींग भी जरूरी है। सो लेटेस्ट डेफिनेशन है हेल्थ का, दैट कवर्स ऑल द 3 फैक्टर्स, दैट इज योर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ठीक है, सो हेल्थ इज it can be defined as the state of complete physical, mental, social well-being and not only absence of disease. disease नहीं है तो आप, सिर्फ डिजीज नहीं है तो हम आपको हेल्दी नहीं बोल सकते। चलिए, now next, the physical health disorders are caused by multiple factors. अब देखो बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे हमको पता है, हम लोगों को पता है, हमने क्या डिस्कस किया कि मेंटल सोशल जो एस्पेक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए, लेकिन हम क्योंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे ज्यादातर जो हम मैक्सिमम फोकस और स्टडी हम क्या करेंगे, डिजीजेस के बारे में बात करेंगे, हम जो फिजिकल फैक्टर्स है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो जो फिजिकल हेल्थ जो डिसऑर्डर्स है वो बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स है उसके लिए जो इफेक्ट करता है, जैसे कि केमिकल फैक्टर्स हो सकता है, पैथोजन हो सकता है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, देयर आर मेनी अदर रीजंस, बिकॉज ऑफ दैट द डिजीज कैन एक्चुअली कॉज। ठीक है, और क्या हो सकता है कि डेफिशिएंसी और एब्सेंस ऑफ सम फैक्टर्स, कोई फैक्टर्स इनमें से ठीक से नहीं है, डेफिशिएंसी है, तभी लोगों को या किसी को बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम डिजीज को डिवाइड करेंगे तो हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला है कॉन्जेनाइटल डिजीज, दूसरा है एक्वायर्ड डिजीज। कॉन्जेनाइटल डिजीज और एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज को फिर हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज मतलब इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब जो डिजीज, जो बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैल सकता है उसे हम बोलेंगे कंटीजियस या कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कि अभी कोरोना हुआ है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकता है, अगर बीमारी है उसे हम बोलेंगे कम्युनिकेबल, इन्फेक्शियस। एग्जांपल है फ्लू, कॉमन कोल्ड, फ्लू, राइट। नॉन कम्युनिकेबल, ये बीमारी जो है ये किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं फैलती। मान लो किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट की बीमारी है, किडनी में प्रॉब्लम है, तो उस व्यक्ति का प्रॉब्लम इंडिविजुअल है, वो किसी और में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, अब देखो ये जो अभी हमने बात किया कि जो कॉन्जेनाइटल डिजीज है या जो आपके फिजिकल फैक्टर्स है जो इफेक्ट करता है आपके हेल्थ को, हमारे हेल्थ को, वो क्या क्या हो सकते हैं। पहला बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब जैसे वायरस है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, स्पेशली जैसे वायरस है, उसके बाद बैक्टीरिया है, फंगाई है, प्रोटोजोआ है, उसके बाद कुछ एनिमल्स भी है जैसे हेलमिन्स। हेलमिन मतलब प्लैटीहेलमिंथस, एसेलमिंथस, वर्म्स, हमने पढ़ा था ना वर्म्स के बारे में, राउंड वर्म, फ्लैट वर्म, एनिमल किंगडम में, वो हो सकते हैं। ठीक है, और भी दूसरे बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये अगर हमें बीमारी, इसके लिए हम बीमार पड़ते हैं तो वो बायोलॉजिकल एजेंट्स के लिए हम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, तो दैट इज अ बायोलॉजिकल फैक्टर। और क्या फैक्टर है, फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट क्या होगा, अब देखो जिसके लिए हम बीमार पड़ते हैं हम उसको एजेंट्स बोलते हैं, उनको हम एजेंट्स कंसिडर करते हैं। अगर कोई बायोलॉजिकल फैक्टर्स या बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स मतलब एजेंट्स जो है, मतलब उसमें क्या आएगा, बैक्टीरिया आएगा, फंगस आएगा, वायरस आएगा, हेलमिन्स आएगा, प्रोटोजोआ आएगा, आर्थ्रोपोडा आएगा, एटसेट्रा। ठीक है, वैसे फिजिकल एजेंट्स भी है, क्या है, जैसे कि हीट है, कोल्ड है, ह्यूमिडिटी है, स्ट्रॉन्ग रेडिएशन है, साउंड वेव्स है, which can also cause trouble to our body, like जैसे कि एक्सेसिव वाइब्रेशन के सामने अगर आप रहोगे तो भी आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे एग्जांपल है ये। then disease can also be broadly classified in 2 types depending upon when do they express in the body। ठीक है, एक होता है कॉन्जेनाइटल जो कि जन्म से होता है, दूसरा होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब आफ्टर बर्थ, किसी को जन्म से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, फिजिकल प्रॉब्लम होता है, उसको हम बोलेंगे कॉन्जेनाइटल। ठीक है, और दूसरा होता है एक्वायर्ड जो जन्म के बाद बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स और बायोलॉजिकल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, या फिजिकल एजेंट जिसके लिए होता है उसे हम बोलेंगे एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, वो 2 तरह का होता है, हमने डिस्कस किया, एक होता है कम्युनिकेबल, दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल।
अच्छा, हमने अभी क्लास जो लोअर क्लासेस है 9 एंड 10 में हमने पढ़ा था कि बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिशन आल्सो सम डिजीज कैन आल्सो हैपन, जैसे क्वार्शियरकर, मैरास्मस, ठीक है, तो हम उससे बोलेंगे न्यूट्रिएंट एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल एजेंट्स, मतलब there are two types of agent which can become causative agent of diseases, ठीक है। The dangerous forms are found in body itself, which include the hormones, enzyme, urea, uric acid, exogenous forms enter body from outside, ठीक है। कैसे? by inhalation, ठीक है, by ingestion, example pollutants, fumes, gases, dust, etc, ठीक है। तो केमिकल्स में क्या है, हमारे बॉडी के अंदर जो बनते हैं केमिकल, उससे भी हमें प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा कुछ लोगों का यूरिक एसिड ज्यादा है, किसी का थायराइड हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होता है तो भी उन्हें प्रॉब्लम होता है ना। किसी का कम सीक्रेट होता है थायराइड हार्मोन तब भी प्रॉब्लम होता है। तो इंटरनल फैक्टर्स हो गया केमिकल एजेंट्स। और बाहर से कोई अगर केमिकल एजेंट अंदर आ गया, जैसे कि पोल्यूटेंट्स ज्यादातर, फ्यूम्स, गैस, डस्ट, अगर ये हमारे बॉडी में अंदर किसी तरह से आ गए, हमने इनहेल कर लिया, तो दैट कैन आल्सो कॉज सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, राइट। Now let us continue, ठीक है। तो जो भी हमने डिस्कस किया उसको अगर हम पॉइंट वाइज अगर उसको समराइज करेंगे तो सो यू कैन सी द पॉइंट्स राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ योर इन फ्रंट ऑफ द, you can see it is on the screen. First है congenital disease. These are physical and anatomical abnormalities present from birth. Congenital मतलब जो जन्म से होगा, anatomical या कोई physical abnormalities किसी को होता है तो उसे बोलें congenital, ठीक है। और they may cause by, दो तरह से हो सकता है congenital disease। पहला a single gene mutation, मतलब कोई एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन हम जिसे कहते हैं, हमने एवोल्यूशन में डिस्कस किया कि कोई भी एक सिंगल जीन अगर हमारे जेनेटिक मटेरियल में अगर डीएनए में चेंज हो गया, बदल गया, जिसके लिए म्यूटेशन हो गया, तो उसके लिए भी हो सकता है। एग्जाम्पल के एल्केप्टोन्यूरिया, देन फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एटसेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। देन क्रोमोसोमल एबरेशन, हमने पढ़ा था ना एवोल्यूशन में, मैंने डिस्कस किया है, आपने शायद क्लासिकल जेनेटिक्स जब होगा या आपकी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स होगा, वहां पे डिस्कस करेंगे। ऐसे एवोल्यूशन मैंने डिस्कस किया था कि कभी कभी क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर बदल जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, उसका जीन जो है पोजीशन जो वो इधर उधर हो जाता है, इन्वर्शन हो जाता है, डिलीशन हो जाता है ना। तो उससे भी कुछ डिजीजेस हो जाएंगे जो जन्म से होते हैं, जो कंजेनाइटल टाइप के हैं। एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, देन क्लेनफिल्टर्स सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, दिस आर द एग्जांपल्स। तीसरा रीजन क्या हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस जीन, अनलाइक द जीन एंड क्रोमोसोम इंड्यूस द कंजेनाइटल इफेक्ट्स, एनवायरमेंटली कॉज्ड abnormalities are not transmitted to the young ones, ठीक है। अब देखो जेनेटिक जो प्रॉब्लम है वो तो क्या है ना, एक जनरेशन से यंग वन मतलब दूसरे जनरेशन में जा सकता है, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स से जो प्रॉब्लम जो एबनॉर्मलिटीज डेवलप होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में नॉर्मली नहीं जाता है ना। तो जैसे हमने डिस्कस किया था ना एवोल्यूशन में लेमार्किज्म के बारे में, तो लेमार्क क्या करता है, कहता है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो है इनहेरिट करके अगले जनरेशन में चला जाता है। तो वाइसमैन जो थे उन्होंने वो एक एक्सपेरिमेंट किए थे उसको डिस्प्रूव करने के लिए, उन्होंने रैट का टेल काट दिया था ना फॉर 20 जनरेशन, फिर भी रैट का टेल जो है वो जो है वो बार बार नेक्स्ट जनरेशन में आ रहा था। तो ये प्रूव करता है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो है वो उस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में इतना जल्दी नहीं जाता, ठीक है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नेक्स्ट कंजेनाइटल डिजीज होगा, नेक्स्ट है एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज क्या होता है, विच डिजीज विच डेवलप आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद होता है, and that is called like because of some reason they acquire this disease, that is called acquired diseases, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज, दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस, नॉन कंटेजियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है।
तो हम पहला बात करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज और द कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। Now they caused by an organism who enters in the human body by direct or indirect infection through vector। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने क्या बोला कि इन्फेक्शियस डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज जो है बेसिकली ये किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिकॉज ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज हैपनिंग, ठीक है। तो ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है या कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई प्रोटोजोन्स भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है आउटसाइड ऑर्गेनिज्म अगर हमारे बॉडी में किसी भी तरह से अंदर आ गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो विल दैट विल एक्चुअली मल्टीप्लाई इन नंबर, दे विल यूज द न्यूट्रिशन अवेलेबल इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड आवर सेल, एंड दे विल ग्रो देयर नंबर एंड दे विल कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, ठीक है। और वो कैसे करता है, थ्रू वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स मतलब क्या होता है, द कैरियर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मस्क्यूटो जो है वो वेक्टर है, ठीक है। क्या किसका वेक्टर है, वो मलेरिया पैरासाइट का वेक्टर है, ठीक है। जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो आपने पढ़ा होगा, उसके वो जो है जो प्लाज्मोडियम विवैक्स है उसको हमारे बॉडी में ट्रांसफर कर देता है व्हेन एक्चुअली दे बाइट अस, ठीक है। सो देन इन दिस केस द वेक्टर इज योर मस्कीटो, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड वेक्टर, जो ट्रांसफर करने में मदद करता है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल और बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर फैक्टर्स। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ सम पैरासाइट इन द ह्यूमन बॉडी। वही मैंने बताया कि बॉडी के अंदर कोई भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई भी एनिमल है हमारे बॉडी के अंदर आ जाएगा, एंड दैट पर्टिकुलर एनिमल इज नोन एज पैरासाइट। पैरासाइट मतलब जो कि आउटसाइडर है, हमारे बॉडी में, बॉडी का पार्ट नहीं है और हमारे बॉडी में आके बॉडी के अंदर चला जाता है किसी कारण से और हमारे बॉडी से न्यूट्रिशन गेन करके अपना नंबर इंक्रीज करता है, उसे हम बोलेंगे पैरासाइट। क्या क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, वर्म्स भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे और मैंने शायद आपने पढ़ा भी होगा जब आप एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे, एस्केरियासिस, उसके बाद प्लैटीहेलमिंथस, दे कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज लाइक प्लानारिया, लिवर फ्लू जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आपने पिन वर्म, राउंड वर्म पढ़ा होगा ना, तो these are the worms also, they can also cause diseases, ठीक है। Now the disease causing organisms known as pathogen, जो डिजीज कॉज करते हैं हमारे बॉडी में आके, जो हमें बीमार कर देते हैं, उन्हें हम कहते हैं पैथोजन। और हमारे बॉडी, जिसके बॉडी में ये पैथोजन आते हैं, उसे कहते हैं हम होस्ट, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे बॉडी में अगर मलेरियल पैरासाइट आ गया तो मलेरियल पैरासाइट क्या हो गया, पैथोजन हो गया। हमारा बॉडी मलेरियल पैरासाइट के लिए क्या है, होस्ट है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पैथोजन एंड होस्ट। नाउ these diseases causing pathogen or these diseases causing pathogens enter the new individual either directly by contact or by contaminated air, water or food or by some carrier called vector। अब देखो ये जो बीमारी है, ये जो पैथोजन है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, हेलमिंथ्स जो है, जो आपके वर्म्स है, ये या तो डायरेक्टली हमारे बॉडी में किसी कारण से आ जाते हैं या तो किसी दूसरे कैरियर जो हमारे बॉडी में इनडायरेक्टली उसे किसी कारण से, किसी प्रोसेस, बाय सम प्रोसेस दे एक्चुअली इंट्रोड्यूस देम इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है। तो जैसे अभी आप देख सकते हो कोरोना के लिए अभी क्या हो रहा है कि हम बाहर नहीं निकलना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि जो आदमी जिसको कोरोना है, जो व्यक्ति जिसको कोरोना है, अगर हम उसके पास चले जाए तो उसके बिकॉज कोरोना कैन कम आउट फ्रॉम देयर ब्रीदिंग, ठीक है। वो जब छींकते हैं, खांसते हैं, तो उससे जो है वो हवा में आ सकता है कोरोना का वायरस, और अगर हम उसको इनहेल कर देंगे तो फिर हमें भी हो जाएगा, ठीक है। So that is the process by which this contagious or this communicable disease actually spread from person to person, right? Now next, there is a term you all need to know. Take us, fine. So this is the first class of this chapter, first introductory class. So we need to understand and we need to learn certain other some concept before we go in deep inside the chapter. So epidemiology. Epidemiology जो है ये टर्म, इसका मतलब होता है इट्स अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट स्टडीज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
It studies the distribution of disease in human population and the factors determining that distribution, chiefly by use of statistics. ठीक है, chiefly by use of statistics. So that is called epidemiology. ठीक है, fine. So I think one page is missing. So just let me check. Okay, so no problem. I will just discuss the things with you. You can just listen to me and write down. There are some few points. One page is missing. So listen carefully. So what is epidemiology? So write down. It is a branch of medical science that studies the distribution of disease in human populations and the factors determining that distribution, chiefly by the use of statistics. Chiefly by the use of statistics. Fine. उसे हम बोलते हैं epidemiology. Now the next is the pathogens are transmitted from the the reservoirs of the infection, that is the particular area where these microorganisms are available in plenty. Maybe a host sometime can also be considered as a reservoir, क्योंकि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है ना, तो जिसको बीमारी है that person is actually considered as the reservoir of that particular pathogen, and from whom it can spread to the next person or some other person, multiple person as well. ठीक है, सो अब एक हेल्दी पर्सन को ना बहुत तरह से ये जो इन्फेक्शन है, ये जो ट्रांसमिशन है हो सकता है, जैसे कि थ्रू द ड्रॉपलेट्स, देन इन्फेक्शन ड्रॉपलेट जिसको जैसे बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, देन एनिमल बाइट्स, देन थ्रू द आर्थ्रोपोड्स एटसेट्रा. ड्रॉपलेट्स मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई जिसको कुछ बीमारी है, पर्टिकुलर एक बीमारी है और it can spread through the air as well. तो वो जब sneeze, because of the sneezing, so what happened because of the sneezing, they are actually from their body, suddenly a minute water droplet where all the microorganism, the positive agent or positive pathogens are present, which get mixed inside the air, and then if someone inhale that particular part, that droplet, then that particular person who inhale it, he or she can also get infected. So that is called droplet infection. ठीक है, और बाकी हमने बात किया कि भाई मॉस्किटो बाइट से हो सकता है या किसी और ऑर्गेनिज्म से अगर ट्रांसफर होता है तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर. ठीक है, नाउ द डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आर देयरबाय कॉल्ड कॉन्टेजियस डिजीज. तो जो डिजीज है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है उसे हम कह सकते हैं कॉन्टेजियस डिजीज. ठीक है, नाउ देयर आर फ्यू पैथोजेन स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट विथ सॉइल. अब देखो कुछ पैथोजेंस है ना वो सॉइल के कॉन्टैक्ट में से डायरेक्ट आ सकता है हमारे बॉडी में, या डायरेक्ट किसी के कॉन्टैक्ट से हमारे बॉडी में आ सकता है. तो जो सॉइल के कॉन्टैक्ट से हमारे बॉडी में आते हैं उसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि टेटेनस आपने सुना होगा. अगर हमारा कहीं पे कट हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आप ज्यादा खाली मतलब आप प्लीज डोंट एक्सपोज योर वुंड in the soil or in the natural environment, especially in the soil, क्योंकि soil में जो है वो बैक्टीरिया रहता है which can cause tetanus. इसीलिए जब भी हमें कट होता है तो हम क्या करते हैं, टेटेनस का इंजेक्शन लेते हैं. ठीक है, तो वो बैक्टीरिया जो है वो हमें अगर इफेक्ट कर दिया जो कि सॉइल में है, डायरेक्टली उससे आ सकता है, तो इट कैन कॉज टेटेनस. ठीक है, और क्या कर सकता है, ब्लड पॉइजनिंग भी कर सकता है. ठीक है, तो कुछ पैथोजेंस जो होते हैं वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से हमारे बॉडी में डायरेक्टली आ सकते हैं. जरूरी नहीं है कि किसी पेशेंट से हमारे बॉडी में आएगा, वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से भी हमारे बॉडी में एंटर कर सकता है अगर इस तरह का सिचुएशन है. तो जैसे किसी को कट है और वो मान लो किसी को कट गया पैर में और ही इज गोइंग टू द फील्ड फॉर फार्मिंग और एग्रीकल्चर, एग्जांपल्स ऑफ फार्मर्स, तो दे आर ससेप्टेबल टू हैव दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स क्योंकि सॉइल में ये टेटेनस का बैक्टीरिया रहता है. तो वुंड में अगर वो आ गया
तो धीरे धीरे वहां से पूरे बॉडी में फैल सकता है, ब्लड पॉइजनिंग हो सकता है और वो जो पर्टिकुलर इंसान है उसका डेथ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने बात किया था जैसे किसी एनिमल बाइट से भी हो सकता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपने सुना होगा कि अगर कोई जो किसी और कुत्ते ने काट लिया, इफ समवन इज हैविंग अ डॉग बाइट, तो उसे क्या हो सकता है ना, रेबीज हो सकता है। अगर कुत्ते को रेबीज है, रेबीज पहले से है, तो रेबीज जो है इट्स अ वायरल डिजीज। अगर कुत्ते को ऑलरेडी है तो इंसान को अगर उसने काट दिया तो फिर इंसान को भी रेबीज हो सकता है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे बाय विच द ह्यूमन बीइंग कैन बी इन्फेक्टेड और द डिजीज कैन बी ट्रांसफर्ड, राइट। नाउ सम पैथोजन कैन पास थ्रू the placenta like virus of German measles and the bacteria of syphilis। और क्या हो सकता है कि देखो कि कुछ पैथोजेंस है जो कि प्लासेंटल बैरियर को भी क्रॉस कर सकता है। जैसे हमने एड्स का वायरस, आपको पता होगा, it can also easily cross the प्लासेंटल बैरियर। इससे क्या होगा, मदर से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ऑफस्प्रिंग को, जो ग्रोइंग फीटस है, उसको ये बीमारी हो सकता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है इसका, जैसे जर्मन मीजल्स, MEASLES लिखा है, देखिए ऊपर में मीजल्स, जर्मन मीजल्स लिख लेना एग्जांपल। और बैक्टीरिया कॉजिंग, जर्मन मीजल्स जो है वो वायरस डिजीज है, और बैक्टीरिया डिजीज जो है ऐसा एग्जांपल लोगे तो सिफिलिस इज द एग्जांपल। हमने STDs में भी डिस्कस किया था, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, इफ यू रिमेंबर, राइट। नाउ तो जो अगर हम ब्रॉडली पूरे इन्फेक्शियस डिजीज को अगर देखें, उसको डिवाइड करें, तो हम बेसिकली अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वी कैन डिवाइड द डिजीज, दिस इन्फेक्शियस डिजीज इन सर्टेन कैटेगरीज, राइट। क्या क्या हो सकता है, अगर वायरस डिजीज कॉज करता है तो हम बोल सकते हैं वायरल डिजीज है वो, बैक्टीरिया कॉज करता है तो बोल सकते हैं बैक्टीरियल डिजीज है, प्रोटोजोआ कॉज करता है तो प्रोटोजोअल डिजीज है, ठीक है। उसके बाद ट्रिमेटोडल अगर जो है वो कॉज करता है तो उसे ट्रिमेटोडल डिजीज कह सकते हैं, है ना। तो डिपेंड्स ऑन the particular organism or the pathogen which is causing the particular disease, तो उसको हम उस हिसाब से कह सकते हैं। देखो ट्रिमेटोडल मतलब होता है ना, और सिस्टोडल, ट्रिमेटोडल एंड सिस्टोडल का मतलब होता है जो वर्म्स जो है, हेलमिंथ्स जो है, वो जो डिजीज कॉज करते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रिमेटोडल और सिस्टोडल। निमेटोडल मतलब निमेटोड्स जो होते हैं, आपने पढ़ा होगा निमेटोड्स के बारे में, ठीक है, निमेटोडा। तो निमेटोडा जो एनिमल है वो जो डिजीज कॉज करते हैं उसको कहते हैं निमेटोडल, और जो फंगस जो डिजीज कॉज करते हैं उसे आप कहते हैं फंगल डिजीज, ठीक है। सो टुडे वी विल ट्राई टू टॉक एंड डिस्कस अबाउट द वायरल डिजीज। लेट्स सी हाउ मेनी डिजीजेस वी कैन डिस्कस, वी विल ट्राई टू फिनिश इट। So we'll start with the viral disease. The same way we'll discuss all the different categories of disease। जैसे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बात करेंगे, प्रोटोजोअल डिजीज के बारे में, मलेरिया के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो हेलमिंथ्स है वो डिजीज जो कॉज करता है उसके बारे में बात करेंगे। निमेटोडा उतना जरूरी नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसको शायद हम उसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। देन फंगल डिजीज हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज योर वायरल डिजीज। फर्स्ट डिजीज विल डिस्कस, दैट इज पोलियोमाइलिटिस और पोलियो, ठीक है। उसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, इन्फेंटाइल पैरालिसिस, ठीक है, इन्फेंटाइल पैरालिसिस। अब ये जो पोलियो डिजीज है इसका कॉजेटिव वायरस का नाम क्या है, एंटेरोवायरस और पोलियो वायरस, कॉमनली हम कहते हैं दिस इज अ पैथोजन, और ये बहुत ही डेंजरस डिजीज है। ये जो पोलियो है, फर्स्ट जो सबसे ज्यादा ये स्प्रेड हुआ था, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड डिटेक्ट हुआ था, स्प्रेड हुआ था, वो हुआ था आपका ये यूएस में ड्यूरिंग द वेरी बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है। मतलब वही 1920 उस समय से पोलियो जो है बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था अमेरिका में, ठीक है। सो जो पोलियो का जो स्प्रेड हुआ था एंड फर्स्ट टाइम हुआ था अमेरिका में। पोलियो जो है ना, इट्स अ वेरी डेंजरस डिजीज एंड इट स्पेशली वेरी डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन। इसलिए आप देख सकते हो इन्फेंटाइल पैरालिसिस, ज्यादातर ये जो है पोलियो जो है वो बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करता है, और इससे बच्चों में क्या हो जाता है, दे गॉट पैरालिसिस, उनको पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। मतलब कुछ एक बॉडी पार्ट्स में ये, बिकॉज ये जो वायरस है
इट बेसिकली गोइंग टू अटैक द नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम को अटैक करता है और इसलिए मतलब जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके नर्वस सिस्टम को अटैक करता है एंड फाइनली इट अटैक द स्केलेटल मसल ऑफ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इट डैमेज द पर्टिकुलर स्केलेटल मसल परमानेंटली। इससे क्या है कि बच्चे को जो है लाइफ टाइम के लिए उनको पैरालिसिस हो जाता है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी डेंजरस डिजीज एंड इसका अभी लकीली जब शुरू में ये हुआ था तो उस समय बहुत सारे बच्चे जो है दे वेर एक्चुअली गॉट पैरालिसिस हो गया था उनको, लेकिन बाद में रिसर्च हुआ और धीरे धीरे इसका जो वैक्सीन है वो मार्केट में आ गया और अभी जो है जो पोलियो का जो वैक्सीन वो अवेलेबल है और इसीलिए हम आपने देखा होगा हमेशा टीवी में ऐड देता है कि पोलियो वैक्सीन हमेशा बच्चों को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? बिकॉज अगर वैक्सीन हम देंगे तो हम उसे पोलियो से बच्चों को बचा सकते हैं, क्योंकि पोलियो एक बार हो गया तो देयर इज लाइक इमीडिएटली हमारे पास कोई मेडिकेशन नहीं है जिससे कि हम उसे ठीक कर पाए। सो द बेस्ट वन, द प्रिवेंटिव मेडिकेशन, दैट इज योर vaccine and that the vaccine what we have developed that is very effective, ठीक है। अगर हम थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात करें तो जो पोलियो है मतलब 20th सेंचुरी में बहुत ज्यादा ये स्प्रेड हुआ और बहुत ज्यादा लोगों को पता चला, स्पेशली 1900 के शुरुआत में यूरोप में, अमेरिका में, ठीक है। स्पेशली जो यूनाइटेड स्टेट्स है वहां पे बहुत ज्यादा फैल गया था ये, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1910, ठीक है। तो वहां पे यूएस में वो एपिडेमिक हो गया था सिचुएशन, ठीक है, बहुत ज्यादा फैलने लग गया था एंड सबसे ज्यादा ये फैला था 1940s एंड 1950s में, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे जब पोलियो का वायरस आ गया, पोलियो वायरस का जब वैक्सीन आ गया तो फिर ये धीरे धीरे घटने लगा, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द डिजीज लिटिल बिट डिटेल नाउ। देखो पोलियो वायरस जो है वो बॉडी में यूजुअली जो है एलिमेंट्री कनाल जो है उसके थ्रू आता है, ठीक है। मतलब हमारा जो फूड पाइप है जो हमारा, उसके बाद जो टोटल एलिमेंट्री कनाल है हम जब उसके थ्रू ये आता है और बेसिकली ये मल्टीप्लाई करता है एंड धीरे धीरे ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये कहाँ पहुंच जाता है, हमारा मतलब स्पेशली जो पर्टिकुलर होस्ट है, यहाँ पे होस्ट जो है ज्यादातर बच्चे ही होते हैं, उनके नर्वस सिस्टम पे चला जाता है एंड कैसे जाता है नर्वस सिस्टम में? थ्रू द ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड के थ्रू नर्वस सिस्टम में पहुंच जाता है। जब इसका नंबर बढ़ जाएगा तब, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 7 से 14 दिन, 7 to 14 days, ठीक है। सो विद इन द 7 to 14 days they will multiply, they will go to the nervous system of the particular host body and then what they happen, they produces inflammation of the nervous system. अब नर्वस सिस्टम को ना इन्फ्लामेट, इट एक्चुअली कॉज इरिटेशन एंड इट स्टार्ट टू इन्फ्लामेट द नर्वस सिस्टम, ठीक है। और उससे क्या होगा, जो नर्वस सिस्टम होगा इससे क्या होगा, जो नेक पार्ट होगा वो स्टिफ हो जाएगा, ठीक है। which is a very important sign of this disease. नेक जो पार्ट है बेसिकली जो है वो स्टिफ हो जाएगा, उसको ज्यादा जो बच्चे जो इसको ज्यादा मूव नहीं कर पाएंगे, हिला नहीं पाएंगे ठीक से। Then the paralysis will start, ठीक है, following the weakness of particular skeletal muscle. अभी ये जो है ना ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है कि कौन से बॉडी का पार्ट पैरालिसिस हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू उस समय पोलियो वायरस कौन से बॉडी के पार्ट को अफेक्ट कर देता है, ठीक है। एक तो है कि नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर देगा, उससे क्या होगा, नेक जो है वो जैम हो जाएगा या बोल सकते हैं स्टिफ हो जाएगा, ठीक है। नाउ द अटैक ऑफ द पैरालिसिस बिगिन विद अ हाई फीवर। तो ये जो पैरालिसिस होना शुरू होगा ना, ये कैसे होगा? बाय हाई फीवर, बहुत तेज बुखार आएगा, देन हेडेक होगा, चिलनेस आएगा, पेन ऑल ओवर द बॉडी, पूरे बॉडी में पेन होगा। दीज आर द सिम्टम्स। The patient must be isolated to stop the spreading of the virus, ठीक है। तो जो पेशेंट है वो जो है वो दूसरे लोगों से इनको हमको अलग रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस डिजीज है, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिजीज है तो एक से दूसरे में फैल सकता है। तो इसका सबसे जरूरी चीज क्या है? पहले जैसे अभी हम कोरोना के वायरस का हमने उपाय क्या ढूंढा कि हम सबको लॉकडाउन में रख रहे हैं, है ना, क्योंकि जितना ज्यादा हम सोशल डिस्टेंस रख पाएंगे उतना ज्यादा हम सेफ है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी पोलियो में भी क्या है, ज्यादातर वायरल डिजीज में ऐसा ही होता है कि पेशेंट को हमेशा आइसोलेट करना चाहिए ताकि उससे दूसरे किसी को ना फैले, ठीक है। जैसे कि स्कूल में, मॉल में, रेस्टोरेंट में, ऐसे जगह पे उनको सिनेमा हॉल में नहीं लेके जाना चाहिए, ठीक है।
नाउ पोलियो इज एक्चुअली प्रिवेंटिव टाइप ऑफ डिजीज, प्रिवेंट कर सकते हैं हम इसे बाय वैक्सीन, ठीक है, विच इज वेरी सेफ एंड इफेक्टिव, ठीक है। और जो पहला वैक्सीन, जो इंजेक्टेबल वैक्सीन, देखो पहला जो वैक्सीन था वो इंजेक्टेबल था, उसको इंजेक्ट किया जाता था। अभी आप देख रहे हो बच्चों को पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है, जिसको ओरल वैक्सीन हम कहते हैं, वो बाद में डेवलप हुआ। पहला जो हुआ था कि पहला जो फर्स्ट जो वैक्सीन आया था वो इंजेक्टेड फॉर्म में आया था, ठीक है, और बाद में ओरल फॉर्म में आया, ठीक है। तो पहला जो इंजेक्टेड फॉर्म में आया था उन्होंने उसको बनाया कौन था? जोनस साक इन 1953 में जोनस साक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिजीज जो है उन्होंने ये वैक्सीन जो है उन्होंने बनाया था, ठीक है। सो ये जो वैक्सीन है वो सारे वायरस को एक्चुअली दिस वैक्सीन इज आल्सो नोन एज साक वैक्सीन, SALK, साक वैक्सीन, बाय द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर साइंटिस्ट। और बाद में Sabin et al. They prepared the oral vaccine, which right now we are using, till now we are using, ठीक है। तो बाद में जो ओरल वैक्सीन है वो बनाया था Sabin et al, ठीक है। So so this is all about the polio virus, ठीक है। So this is the polio virus. तो पोलियो वायरस का चलिए, अच्छा एक चीज यहाँ पे जान लीजिए कि Sabin et al, आप लोग सोच रहे हो सर Sabin et al का मतलब क्या है? ये साइंटिस्ट का नाम है क्या et al? नहीं, देखो Sabin जो है वो हेड साइंटिस्ट थे, और जब कोई रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश होता है, आर्टिकल पब्लिश होता है, रिसर्च पेपर पब्लिश होता है किसी साइंटिफिक जर्नल्स में, ठीक है, जैसे आपने सुना होगा लाइफ इज अ साइंटिफिक जर्नल, ठीक है, नेचर इज अ साइंटिफिक जर्नल, तो उस समय क्या होता है ना, वो सारे टीम रहते हैं, एट ऑल मतलब होता है प्लूरल, तो Sabin और उनके टीम सबने मिलके ये बनाया, एट ऑल का मतलब है Sabin और उनका टीम, उन्होंने मिलके ये जो ओरल वायरस वो बनाया। तो डोंट गेट कंफ्यूज, एट ऑल उनका नाम नहीं है, Sabin नाम है, Sabin के साथ उनका टीम था, ठीक है, Sabin वाज द हेड साइंटिस्ट। नेक्स्ट रेबिस, दूसरा डिजीज क्या है? रेबिस। रेबिस को कॉमनली हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया, क्योंकि जो कॉमन इसका जो सिम्टम्स होता है ना वो हाइड्रोफोबिया होता है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको हम हाइड्रोफोबिया जो डिजीज को भी नाम भी दे सकते हैं। सिम्टम्स और मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? सी दिस वायरस इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय द बाइट ऑफ रैबिड, रैबिड मतलब मैड डॉग्स, यूजुअली जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, उनको किसी कारण से ये रेबिस पहले हो जाता है, and because of that it attacks the nervous system of the body, so they behave a little bit madly, and this dog if bite a human being, then there is a chance that that particular human being also, or the particular individual also get infected with the same virus that is called rabies, ठीक है। और ये सिर्फ कुत्ते के काटने से नहीं, दूसरे जो एनिमल्स है लाइक जैकल, वुल्व्स, कैट, इनके काटने से भी हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 10 डेज से लेके 1 साल तक, फ्रॉम 10 डेज टू 1 ईयर, ठीक है। तो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है, थोड़ा टाइम भी लग सकता है इसको सिम्टम्स दिखाने में। ऐसा नहीं है कि काट दिया तो 10 दिन में सिम्टम्स आ जाएगा, हो सकता है 1 साल के बाद भी सिम्टम्स आए, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, राइट, सो दैट यू नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड। नेक्स्ट साइंस और सिम्टम्स क्या है? जैसे पहले बताया कि फियर ऑफ वाटर, पानी से डर लगना, हाइड्रोफोबिया, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। देखो अब यहाँ पे ऐसा नहीं है किसी को पानी से डर लगता है तो उसको रेबीज ही है, ऐसा नहीं है, पहले ये समझ लीजिए। किसी को नेचुरली भी पानी से डर लग सकता होगा, किसी को हाइट से डर लगता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर किसी को मतलब कुत्ते ने काट दिया है और उसके 10-15 दिन बाद उसे ये सारे सिम्टम्स, स्पेशली पानी से डर लगना, पहले नहीं लगता था अभी लगना चालू हो गया, तब हम कह सकते हैं कि उसे रेबिस हुआ है। ऐसा नहीं कि जिसको पानी से डर लगता है उसको रेबिस ही है, ठीक है, कंडीशन है, ठीक है, इट्स अ कंडीशनल सिम्टम। नाउ अदर सिम्टम्स जो हम दिखेगा वो क्या है? माउथ से कंटिन्यूअसली सलाइवा ज्यादा सिक्रेट होना, बहुत ज्यादा हेडेक, सीवियर हेडेक, तेज बुखार, हाई फीवर, देन ऑल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड डिप्रेशन,
सडनली वो पेशेंट खुश हो जाएगा, सडनली वो दुखी हो जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा, इस तरह के सिम्टम्स। उसके बाद जब स्टेजेस थोड़ा मतलब वायरस का इफेक्ट जब ज्यादा हो जाएगा तो जो थ्रोट है, ठीक है, उससे वो क्या है ना, चोक्ड हो जाएगा, इतना ज्यादा चोक हो जाएगा कि पानी निकलने में भी बहुत दर्द होगा, तकलीफ होगा, ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। नाउ द वायरस डिस्ट्रॉयज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये वायरस एक्चुअली करता क्या है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो पार्ट्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है धीरे धीरे, ठीक है। और जो रेबिस जो है ना, अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ ठीक से, अगर हम अगर पहले से प्रिकॉशन नहीं लिए तो इट इज फेटल, 100% फेटल, मतलब डेथ इज अश्योर्ड, राइट। नाउ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या है इसका, चलिए बात करते हैं, क्या प्रिवेंशन है, क्या ट्रीटमेंट है। सो देयर वुड बी अ कंपल्सरी इम्यूनाइजेशन ऑफ द डॉग एंड द कैट पॉपुलेशन। तो नॉर्मली पहला चीज क्या है कि जो भी कैट एंड डॉग अवेलेबल है हमारे सोसाइटी में, एक तो हम क्या कर सकते हैं, उनको इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं रेबिस वैक्सीन, रेबिस से, तो उनको इम्यूनाइजेशन करना ये एक पहला प्रिवेंटिव स्टेट होगा। दूसरा कि जो आपके दूसरे जो डॉग, दूसरा क्या हो सकता है, जो डॉग को ऑलरेडी रेबिस है एंड दे बिहेव लाइक दिस bad dogs, we can eliminate those dogs, right, because that is very dangerous to have them in the society, right, उससे बहुत लोगों को वो काट सकता है, उन लोगों को बीमारी हो सकती है। Now wound of the bitten person should be immediately washed with soap and water। अगर किसी को कभी भी किसी कुत्ते ने काट दिया, हमेशा ये याद रखना, तुरंत उस घाव को सोप से और पानी से धोना चाहिए, ठीक है। You have to wash that particular wound after the dog bite with a soap and water। इससे क्या होगा, रेबीज की जो वायरस है उस सलाइवा के साथ अगर किसी के वुंड में लगा भी है तो चांसेस है बिकॉज ऑफ द सोप इट विल वॉश अवे। इसीलिए हमेशा डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं, अगर किसी को डॉग बाइट है सो इमीडिएटली इट शुड बी क्लीन विद वाटर एंड सोप, राइट। और क्या है, आफ्टर दिस द एंटी रैबिस वैक्सीन जो है वो हम पेशेंट को देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जिस कुत्ते ने काटा है स्पेशली किसी पेशेंट को, उसको भी हम 10 दिन के ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, देखते हैं कि उसका भी क्या कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट, वायरल हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है। इसको कॉमनली हम कहते हैं जॉन्डिस, सुना होगा आपने। और देखो जॉन्डिस जो है ना वो एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है। जॉन्डिस है तो उसे हेपेटाइटिस होगा ही ऐसा भी नहीं, हमेशा ये बात थोड़ा समझिए आप, ठीक है। जॉन्डिस इज ऑल्सो अ कंडीशन, कॉमन लैंग्वेज में जॉन्डिस कहते हैं, क्योंकि जॉन्डिस इस हेपेटाइटिस अगर होगा वायरल हेपेटाइटिस तो उससे जॉन्डिस पक्का होने वाला है, ठीक है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं जॉन्डिस। नाउ द वायरल हेपेटाइटिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है हेपेटाइटिस का, सबसे ज्यादा हमें ये वाला जो हेपेटाइटिस हमें दिखता है। Now in early stage क्या होगा, पहले स्टेज में क्या होगा, in the beginning the liver becomes enlarged, थोड़ा बड़ा हो जाता है, and congested, ठीक है। Later it become smaller, yellowish and greenish। शुरू में बड़ा हो जाएगा, congested हो जाएगा उसके सेल्स, बाद में वो छोटा हो जाएगा, उसके बाद येलोइश और ग्रीनिश कलर का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिम्टम्स क्या है हेपेटाइटिस का, सिम्टम्स शुरू में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे जब इन्फेक्शन होगा, that is fever, anorexia, nausea, vomiting, then epigastric discomfort, ठीक है, then your pain in the muscles and joints, ठीक है। So these are the symptoms. Now there are 6 type of hepatitis, we can see there are different types of hepatitis are there. A, B, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E and hepatitis G। हेपेटाइटिस F बोल के कुछ भी नहीं होता, 6 है मतलब A B C D E बोल रहा हूं मैं, तो आप ये मत समझ लेना जो छठवा है या जिसको हम बोलते हैं 6th जो हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस F नहीं है, हेपेटाइटिस G है। सो यू प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट, ठीक है। Now this is the list where we can discuss, which is available in front of you right now in this on the screen you can see. So these are the different types of hepatitis. We'll discuss one by one now. पहला है hepatitis A,
पहला जो है यहाँ पे जो उसके फीचर्स हम डिस्कस क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे वायरस जो उसका नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड जो है प्रेजेंट रहता है उस वायरस में क्या, वो हम देखेंगे। ट्रांसमिशन कैसे होता है, सिम्टम्स क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, अच्छा वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं, क्या है अगर अवेलेबल उसका नाम क्या है, अच्छा ये क्रोनिक हेपेटाइटिस है कि नहीं हम चेक करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट है हेपेटाइटिस ए, उसका नाम क्या है HIV। हेपेटाइटिस ए को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं HIV, हेपेटाइटिस बी को HBV, हेपेटाइटिस सी को HCV, डी को HDV, ई को HEV, ठीक है। तो पहले हम 5 जो मेन हेपेटाइटिस उसको डिस्कस करेंगे, लास्ट में हेपेटाइटिस डी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अच्छा हेपेटाइटिस ए में क्या रहता है, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है RNA, बी में क्या रहता है DNA, सी में क्या रहता है RNA, बाकी डी और ई दोनों में ही RNA रहता है, ठीक है। ट्रांसमिशन कैसे होता है ये हेपेटाइटिस A B C D E, ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, हेपेटाइटिस A इट ट्रांसमिटेड थ्रू द ओरल रूट, फीकल ओरल रूट से ये ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। फीकल मैटर से ये जा सकता है, ओरल रूट से जा सकता है, थ्रू द फीकल, बिकॉज ऑफ द फीकल मैटर इट मे बी स्प्रेड इन द एनवायरनमेंट एंड फ्रॉम देयर इट कैन गो थ्रू द ओरल रूट टू द पेशेंट, ठीक है। मान लीजिए कि फीकल मैटर है किसी वाटर बॉडीज में एंड द सेम वाटर यूज्ड बाय सम इंडिविजुअल एंड दे कैन आल्सो गेट कंटामिनेटेड, राइट। नाउ नेक्स्ट बी, पैरेंटल, हेपेटाइटिस बी जो है वो पैरेंटल कारण उससे जा सकता है, और क्या है, ब्लड, नीडल, बॉडी सिक्रेशन, प्लेसेंटा, सेक्सुअल कांटेक्ट, ये सारे रीजन से अपार्ट फ्रॉम द पैरेंटल मतलब हेरिडिटी है, ये हेरिडिटी है, वन इंडिविजुअल से अनदर इंडिविजुअल मतलब अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा सकता है। इसके अलावा कैसे जा सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जा सकता है, नीडल से जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी को इंजेक्शन दिया गया और सेम इंजेक्शन किसी और के बॉडी में हमने इंजेक्ट कर दिया तो वो नीडल से भी फैल सकता है, ठीक है। बहुत सारे सिक्रीशंस हैं उससे फैल सकता है। एक प्लासेंटा जो है, प्लासेंटा जो बैरियर है वो क्रॉस करके तो अपने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो ग्रोइंग फीटस है उसमें जा सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से भी जा सकता है। तो आप देख सकते हो हेपेटाइटिस बी इज कंपैरेटिवली वेरी वेरी कॉन्टेजियस, बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस है ना। देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हेपेटाइटिस बी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कितने सारे मोड्स है इसके, इतने सारे मोड्स है फैलने के, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी कॉन्टेजियस हेपेटाइटिस बी। नाउ हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी अगर क्या होगा, ये भी पैरेंटल है और ब्लड से जा सकता है, और हेपेटाइटिस ये भी पैरेंटल है, ब्लड, देन आपके कोइन इन्फेक्शन विद हेपेटाइटिस बी, ये हमें दिखता है ब्लड से फैल सकता है। देन हेपेटाइटिस ई, फीकल ओरल रूट, द फर्स्ट जैसे हेपेटाइटिस ई था, हेपेटाइटिस ई और ए दोनों सेम रूट से फैलता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है देख लेते हैं। हेपेटाइटिस ए का सिम्टम्स क्या है, फीवर, हेडेक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस, डार्क यूरिन, जॉन्डिस, दिस आर द सिम्टम्स। देन हेपेटाइटिस बी का सिम्टम्स क्या है, सिमिलर टू हेपेटाइटिस ए बट नो हेडेक, हेडेक नहीं होगा यहाँ पे। सीवियर लीवर डैमेज, इसमें क्या होता है, सीवियर लीवर डैमेज हो जाता है, येलोइश आई हो जाएगा, लाइट कलर स्टूल हो जाएगा, स्टूल का कलर लाइट हो जाएगा, आंखों का रंग का कलर येलोइश हो जाएगा, ठीक है। हेपेटाइटिस सी क्या है, इट इज सिमिलर टू हेपेटाइटिस बी बट मोर लाइकली टू बिकम क्रोनिक। ये हेपेटाइटिस जो सी है ये क्रोनिक होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस डी, सीवियर लीवर डैमेज, हाई मोर्टालिटी रेट। हेपेटाइटिस डी में क्या होता है, लीवर डैमेज सीवियर हो जाएगा और मोर्टालिटी रेट इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। हेपेटाइटिस ई सिमिलर टू हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए के जैसे ही सिम्टम्स है बट प्रेग्नेंट वुमन मे हैव हाई मोर्टालिटी। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमन को हेपेटाइटिस ई हो गया तो उसे उनके मरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कभी भी किसी प्रेग्नेंट लेडी को मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी डॉक्टर्स ऑलवेज एडवाइज एंड ऑलवेज they give a test for hepatitis to check the patient is having the mother is having hepatitis, any type of hepatitis or not. अच्छा इंक्यूबेशन पीरियड हम देखेंगे हेपेटाइटिस ए का वो 2 से 6 हफ्ता है, 2 to 6 वीक्स है, बी के लिए 6 वीक्स टू 6 मंथ, सी 2 to 22 वीक्स, डी के लिए 6 to 26 वीक्स, ई के लिए 2 to 6 वीक्स। अच्छा वैक्सीन हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन है क्या, हाँ हेपेटाइटिस ए वायरस वैक्सीन, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन है। अच्छा हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है क्या, हाँ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैक्सीन है।
हेपेटाइटिस सी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, अभी तक नहीं है। हेपेटाइटिस डी के लिए है, एचवीवी वैक्सीन इज प्रोटेक्टिव। हेपेटाइटिस डी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, ई के लिए है क्या? नहीं है। क्रोनिक हेपेटाइटिस कौन कौन से हैं? हेपेटाइटिस ए जो है क्रोनिक नहीं है, बी भी क्रोनिक नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, लेकिन ई जो है वो क्रोनिक हेपेटाइटिस है। ठीक है। नाउ we'll talk about the last one, that is hepatitis G. Now some new techniques have provided evidence of blood transmitted virus known as the hepatitis G. तो हेपेटाइटिस जी जो है ये नया हमें पता चला है इसके बारे में। ठीक है, जो नया टेक्निक्स हमने डेवलप किया उससे हमें पता चला है कि ये भी एक तरह का हेपेटाइटिस होता है। नाउ दी इसको शॉर्टली हम कहते हैं HGV एंड इज मोर प्रिवेलेंट देन HCV। जो आपके हेपेटाइटिस सी है उससे ज्यादा ये प्रिवेलेंट है, ज्यादा ये कंटीजियस है एंड ज्यादा पाया जाता है एंड इट इज क्लोज रिलेटेड टू SCV। SCV के साथ ये बहुत ही रिलेटेड है, बहुत ही मैच करता है इनका जो जेनेटिक मेकअप है एंड जो भी द वे दे द सिम्टम्स एंड द वे दे एक्चुअली बिहेव। नाउ हेपेटाइटिस सी इज clinically similar to the hepatitis B. Antigen of hepatitis B virus is called Australia antigen. ठीक है। So this is all about the different types of hepatitis, the virus disease that is hepatitis. और मैं आपको क्लियरली बताता हूं जो भी हमने डिस्कस किया इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा अभी नहीं पढ़ना है। अगर रिवीजन के समय में कुछ भी एक्स्ट्रा होगा I will inform you. ठीक है। So we'll stop our class today with this note. So we'll meet in the next class. Thank you.